हेलो एंड वेलकम टू द यूनी एग्जाम्स आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में। ये किस तरह से काम करती है और आई कैन एश्योर यू दैट इससे आसान शब्दों में इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझा जा सकता है, ना ही आपको यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो मिलेगा। बिना टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। C फॉर क्लस्टर्ड, R फॉर रेगुलरली, I फॉर इंटरस्पेस्ड, S फॉर शॉर्ट, P फॉर पैलिंड्रोमिक, R फॉर रिपीट्स। और ये फुल फॉर्म याद रखना है। ये फुल फॉर्म याद रहेगा तो ये पूरी टेक्नोलॉजी सही से समझ में आ जाती है। ये क्या है? दीज आर द क्लस्टर्स, और ये क्लस्टर्स रिपीट होते हैं। दीज आर द सेम क्लस्टर्स, ये बार बार रिपीट होंगे। और उसी सेम जीन में जो बीच में स्पेस था, ये है स्पेसर्स। और स्पेसर्स क्या काम करते हैं? स्पेसर्स आर लाइक द मेमोरी ऑफ प्रीवियस अटैक्स। जो भी इस जीन के ऊपर प्रीवियस अटैक हुए हैं, या तो वायरस ने किए हैं या प्रोटोजोआ ने किए हैं, किसी ने भी किए हैं, उसकी ये मेमोरी है कि किस तरह से इस जीन ने प्रीवियस अटैक्स के साथ फाइट किया और उसको एलिमिनेट किया। दीज आर द स्पेसर्स। और इसी जीन में ये कैस जीन भी अटैच होती है। ये कैस जीन इसी जीन में अटैच होगी। और कैस जीन के दो काम होते हैं। एक ये न्यूक्लियोलस की तरह काम करती है, दूसरा हेलिकेस की तरह काम करती है। हेलिकेस क्या करता है? हेलिकेस क्या करेगा? ये डीएनए को अनवाइंड करने का काम करेगा। ये वाइंडेड डीएनए है, इसको इस तरह से अनवाइंड कर देगा हेलिकेस। और न्यूक्लियोलस क्या करेगी? सपोज डीएनए को यहाँ से कट करना है। ये न्यूक्लियोलस क्या है? ये सीजर है। ये डीएनए को यहाँ से कट करने का काम करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। ये क्या है? ये वॉल है ई कोली बैक्टीरिया की। इसी पे पहली बार क्रिस्पर देखा गया था। ई कोली बैक्टीरिया पे ही पहली बार क्रिस्पर देखा गया था। सपोज ई कोली बैक्टीरिया पे कोई एक वायरस अटैक करता है, और ये वायरस पहले से इस बैक्टीरिया पे अटैक कर चुका है। ये अटैक किया, इसने पहले से अटैक कर चुका है ये। और जैसे इसने अटैक किया, इसके पास ऑलरेडी इसका स्पेसर प्रेजेंट था। स्पेसर ने पहचान लिया कि ये अटैक कर चुका है पहले भी। इसने इसको इंक्लोज किया। इंक्लोज करके इसने इसको एलिमिनेट कर दिया, जैसे इसने पहले एलिमिनेट किया था, क्योंकि प्रीवियस मेमोरी पड़ी हुई है। उसी तरह से इसने इस बार भी इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं, जब कोई नया अटैक होता है, नया वायरस आया, नई तरह से अटैक करेगा, उसका जीनोम या फिर उसका आरएनए एक नए तरह का होगा। तो क्या होगा? ये एक नया वायरस आया और इस जीन में कहीं भी इस तरह का स्पेसर नहीं है, क्योंकि पहले कोई अटैक हुआ नहीं, तो इस तरह की कोई मेमोरी, प्रीवियस मेमोरी है नहीं। अब इसको नई तरह से काम करना पड़ेगा। ये कैस एक एनवलप बनाएगा, इस एनवलप में इसको इनक्लोज करेगा, और एक क्रिस्पर के थ्रू इसको एलिमिनेट कर देगा। तो ये एलिमिनेट कर देगा तो हो क्या रहा है कि बिना वायरस का रेप्लिकेशन हुए ये स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जा रहा है। और ये केवल एलिमिनेट ही नहीं होगा, बट ये इसकी मेमोरी को भी अपने पास रख लेगा कि किस तरह से मैंने इस वायरस को एलिमिनेट किया। और 2020 में क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए जेनिफर डिनोडा और एमेनुअल चारपेंटर को नोबेल प्राइज 2020 में दिया गया। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और इट इज लाइक अ ह्यूज डिस्कवरी इन द मेडिकल साइंस। सो इनके पास एक Cas9 प्रोटीन था। जो कैस मैं यहाँ पे बता रहा था, इसी का एक वर्जन है Cas9 प्रोटीन। अब Cas9 प्रोटीन, ये देखिए, ये क्या है? Cas9 प्रोटीन में ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का काम मैंने पीछे बता ही दिया। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? कट करना। ठीक है, लैब में ये गाइड आरएनए और ट्रेसर आरएनए बनाएंगे। लैब में गाइड आरएनए और ट्रेसर आरएनए बनाएंगे। ये ट्रेसर आरएनए क्या करेगा? ट्रेस करेगा जीन को कहाँ से
कट करना है, ठीक है। और गाइड आरएनए के थ्रू इसको पता चलेगा कि यहाँ से इस जीन को कट करना है, ये इतना पार्ट कट करके निकालना है। क्यों निकालना है इस पार्ट को कट करके? दिस पार्ट माइट बी डिलीटेरियस, या फिर इन्फेक्टेड होगा, डिफेक्टेड होगा, मतलब इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से इस पार्ट को कट करके निकालना है। अब देखते हैं किस तरह से कट करेगा। अब गाइड आरएनए के थ्रू ये पता कर लिया कि किस पार्ट को कट करना है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस ने क्या किया? न्यूक्लियोलस ने इस पार्ट को यहां से कट कर दिया। न्यूक्लियोलस ने इस पार्ट को यहां से कट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि इस जीन को हम आपस में जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये जीन अलग अलग हो गया, हमने इसके फ्रेगमेंट कर दिए। अब जब इसको जोड़ देंगे आपस में तो ये म्यूटेट होगा, इसको बोलेंगे म्यूटेटेड जीन। क्यों म्यूटेटेड जीन बोलेंगे? बिकॉज इसका हमने एक पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, तो इस वजह से इसको म्यूटेटेड जीन बोलेंगे, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी हमने हटा दी, इस वजह से ये कुछ म्यूटेट हुआ प्रीवियस जीन से, तो इसको म्यूटेटेड जीन बोलेंगे। लेकिन हमारा पर्पस केवल इसको म्यूटेट कराना नहीं था, हमारा पर्पस ये है कि इसको हम ह्यूमन में किस तरह से यूज़ करें। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को किस तरह से ह्यूमन में यूज़ किया। उनने क्या किया, उनने काट तो दिया डीएनए यहाँ से, ये जीन को काट तो दिया यहाँ से, उसके बाद उनने एक डिज़ायरेबल जीन लिया और इसको यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। अब ये डिज़ायरेबल जीन कुछ भी हो सकता है। सपोज अब बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूँ तो बीटी कॉटन में क्या किया गया, एक बैक्टीरिया का जीन उठाया गया जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट था और उसको कॉटन के जीन में डाल दिया गया। अब क्या करता है कॉटन का प्लांट, जो बीटी कॉटन का प्लांट है, वो क्या करेगा, एक ऐसा प्रोटीन या फिर ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो कि उस बग के लिए, जो कॉटन में बग होता है, उसके लिए उसकी डेथ का रीज़न बनेगा। और जब वो स्टार्टिंग में ही कॉटन का जो बग मर जाएगा तो अपना रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। जब रेप्लिकेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली उस क्रॉप को फायदा होगा। ये यहाँ पे ये हमने एक डिजायर्ड जीन ऐड कर दिया। अब इसके और भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ह्यूमन में क्या एप्लीकेशन होंगे इसके? कैंसर से फाइट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को। इवन HIV एड्स से फाइट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है CRISPR टेक्नोलॉजी को। और वैक्सीन्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है इस CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का। एग्रीकल्चर में क्या यूज़ हो सकता है? एंटी पेस्ट रेजिस्टेंस, क्रॉप को उगाने में यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्लाइमेट टॉलरेंट क्रॉप भी बनाई जा सकती हैं। क्लाइमेट टॉलरेंट क्रॉप भी बनाई जा सकती हैं। और एग्रीकल्चर में क्या यूज हो सकता है? ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप बनाई जा सकती हैं, ठीक है। एक और यूज हो सकता है, फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है क्रॉप्स का। और अगर बहुत आगे बोलूं, जो आज के कई सालों बाद हो सकता है, पूरा का पूरा एक नया ह्यूमन बनाया जा सकता है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के थ्रू। यू कैन मेक द कट एज नंबर ऑफ कट यू वांट। इतने सारे तुमने कट लगा दिए और उस पर हर जगह से तुमने डिजायर्ड जीन डाल दी। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से एक टर्म है जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, दैट टर्म इज यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है इम्प्रूविंग द ह्यूमन रेस। अब ये किस तरह से इंप्रूव करेगा ह्यूमन रेस को? अब किसी को अपना बच्चा खराब नहीं चाहिए होता है। अब एक अमीर आदमी था, उसने कहा कि मुझको वाइट स्किन का बच्चा चाहिए, कम से कम 6 फुट का होना चाहिए, ठीक है, आइज ब्लू होनी चाहिए, या फिर कुछ भी। मतलब क्या कर रहा है वो? बच्चे को असेंबल कर रहा है कि इसके अंदर ये ट्रेट होनी चाहिए। तो हम रिक्वायर्ड जो भी लंबाई के लिए जीन है
उसको ले लेंगे, जो भी कलर के लिए जीन है या फिर जो भी ब्लू आइज के लिए जीन है या फिर जो भी डिजायर्ड ट्रेट्स है उसका जीन ले लेंगे और वो सारी उसके एम्ब्रियो में डाल देंगे और इससे क्या होगा, एक असेंबल्ड बच्चा पैदा होगा। जब ये असेंबल्ड बच्चा पैदा होगा तो डेफिनेटली जो ह्यूमन स्पीसीज आज एग्जिस्ट कर रही है उससे फार बेटर स्पीसीज होगी। क्योंकि कल को ये भी तो हो सकता है वो बोल दे हमको इसकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ानी है, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा सोच पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा। तो इसी के साथ क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नई समझ डेवलप हुई हो, कुछ ज़्यादा आसानी से समझ पाए हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।